हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 जीबीएससी की एसएस की लेसन नंबर 6 इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कि ब्रिटिश आने के बाद इंडिया में क्या इफेक्ट हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे अरुणा वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग वाइल हर डॉटर्स पूर्वा वॉज सिटिंग बिसाइड हर एंड डूइंग हर होमवर्क। अरुणा यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं सुबह सुबह और उनकी जो बेटी पूर्वा होती है वो बाजू में अपना होमवर्क कर रही होती है। अरुणा रेड लाउडली रिवॉल्यूशन इन लीबिया। अरुणा जोर से पढ़ती है रिवॉल्यूशन इन लीबिया। तो ये सुन के पूर्वा उन्हें पूछ लेती है वाई डू द पीपल रिवॉल्ट, लोग रिवॉल्ट क्यों करते हैं। तो अरुणा आंसर देती है व्हेन द नीड्स ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड एंड पीपल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस दे रिवॉल्ट। जब लोगों की ज़रूरतें सेटिस्फाइड नहीं होती है, जब लोगों का नहीं सुना जाता तो उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, इकोनॉमी प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट इज़ वाई वो रिवॉल्ट करते हैं। In our country also during the British rule, the condition of the people was very bad and resulted in the revolt. जब ब्रिटिश आए थे हमारे इंडिया में तब हमारी भी हालत ऐसे ही हो गई थी, इसीलिए लोगों ने रिवॉल्ट किया हुआ था। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियन एट दैट टाइम। सो यहाँ पे मम्मी अपनी बेटी को इंडिया की वो 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी की बातें यहाँ पे बताती है। इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्पर टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक इंडिया बहुत ही प्रॉस्परट कंट्री में मानी जाती थी। द एनार्की दैट फॉलो दैट ऑफ द औरंगजेब टू कुड नॉट बी विकन इट। एनार्की मतलब जो चल रहा था, मुगल का जो पूरा रूल चल रहा था औरंगजेब के बाद का, औरंगजेब के बाद मरने के बाद भी देखने जाए तो प्रॉस्पेरिटी इंडिया की ख़त्म नहीं हुई थी। It has been admitted by the historian across the world that industrial production technique and organizations of the trade in India were unmatched at that time. आप देखने जाओ तो वो टाइम 18th सेंचुरी में इंडिया की सब चीज़ें अनमार्केबल थी। टेक्निक्स देखने जाए, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शंस, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, वो किसी भी कंट्री को पीछे पछाड़ने के लिए बहुत ही अच्छी थी। देखने जाए तो इंडिया सबसे बेस्ट था वो टाइम पे। द सेम कंट्री इंडिया बिकम पुअर एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। और उसके बाद ब्रिटिश रूल आने के बाद वो लोग 200 साल तक इंडिया में रहे और पूरी इंडिया को खाली कर लिया था। इट बिकम अ कंट्री दैट सप्लाइज रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री इन इंग्लैंड। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में सारे रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाते थे एंड ऑफर अ लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में वही प्राइस का सस्ता हुआ माल यूज़ करके, अच्छी क्वालिटी का सस्ता माल यूज़ करके इंग्लैंड में हाई प्राइस पे बेच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे। कंडीशन ऑफ द पीजेंट एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देखेंगे कि वो टाइम में जो पीजेंट और एग्रीकल्चर में जो फार्मर थे उनकी कंडीशन क्या थी वो टाइम पे। द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशंस ऑफ द दीवानी राइट्स। ब्रिटिश की नई इनकम बढ़ गई, एक नई अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ गई दीवानी राइट्स लेने के बाद। एंड राइट्स टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, उसका मतलब ये हो गया दीवानी राइट्स का। उन्हें धीरे धीरे करके नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने लगी और उनको दीवानी राइट्स मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा में से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉटिंग पीजेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यू। और वो जो फार्मर थे उन्हें और ज़्यादा हैरेस करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए। एंड एज अ रिजल्ट द पीजेंट्स बिकम पुअर। और जो पीजेंट थे, फार्मर थे, और ज़्यादा गरीब होते गए। मैनी टाइम द पीजेंट हैड टू सेल द ज्वेलरीज टू पे द रेवेन्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम पीजेंट के पास पैसे नहीं होते थे और रेवेन्यू भरते भरते उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, ज्वेलरी बेच देते थे। और लार्ज नंबर ऑफ द पीजेंट हैड टू बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर एंड कंसिक्वेंटली फेल इनटू द डेट ट्रैप। और पीजेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बोरो करने पड़ते थे और वो वापस से रीपे करने के चक्कर में, वापस से लेने के चक्कर में एक पूरे डेट के ट्रैप में फंस जाते थे। फार्मर लॉस देयर लैंड्स एंड एग्रीकल्चरली सफ़र इन मैनी रीजन ऑफ इंडिया। फार्मर धीरे धीरे करके अपनी लैंड घुमा बैठते थे और धीरे धीरे एग्रीकल्चर सफ़र करने लगा इंडिया में। मोर ओवर बेंगल विटनेस द टेरिबल फेमाइन इन द ईयर 1770 CE इन विच द लैक ऑफ द पीपल डाइड ऑफ स्टार्वेशन। बंगाल में वो टाइम में 1770 CE में एक बहुत ही खराब फेमाइन हुआ था जहाँ पे पानी और खाने की तंगी हो गई थी। उसकी वजह से लगभग लैक्स ऑफ द पीपल मर गए थे भूखमरे के कारण। गवर्नर जनरल ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट्स एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू। उस टाइम पे लॉर्ड जनरल कॉर्नवेल होते थे इंडिया में। सो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट डाला ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए कि हर चीज़ पे एक रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन द एनुअल बेसिस। और एनुअली वो जो रेवेन्यू है वो फिक्स करार किया जाएगा कि ये इससे ज़्यादा नहीं कलेक्ट किया जाएगा। द ज़मींदार जो लैंडलॉर्ड थे वर गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ अ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शंस। और ज़मींदार को वो राइट्स दिए जाएंगे लैंडलॉर्ड्स को वो कलेक्ट करने के लिए। दिस इज़ हाउ द क्लास ऑफ द लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू कंपनी वॉज क्रिएटेड। और इस हिसाब से कंपनी ने एक लैंडलॉर्ड का लॉयल क्लास क्रिएट किया।
दिस एक्ट ऑल्सो इंश्योर द इनकम ऑफ द कंपनी, और इससे कंपनी की इनकम भी बरकरार रही. अगेंस्ट दिस द पीजेंट्स हु वर्क हार्ड इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स वर एक्सप्लॉयटेड. पीजेंट जो फार्मर जो इतनी मेहनत करते थे इतनी कड़ी धूप में क्रॉप को ग्रो करने का, उनको एट द एंड कुछ नहीं मिलता था और उनके क्रॉप को उल्लू बना के ले लिया जाता था. कॉर्नवालिस की यहाँ पे पिक्चर दी हुई है और पीजेंट जो गरीबी के मारे जो अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो पिक्चर दी हुई है. इफेक्ट्स ऑन द सोशल लाइफ देखेंगे. वॉरेन हास्टिंग द पर्सन हु वाज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू वाज नोन एज कलेक्टर. फिर धीरे धीरे वॉरेन हेस्टिंग आए इंडिया में, इनको कलेक्टर बनाया गया. रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी गई. ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द जज, और उनको जज भी बनाया गया कि ये सब चीज़ें चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी. द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉय अवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ द सेल्फ रूल. देखने जाए तो ब्रिटिश की पूरी सिस्टम, इंडिया की पूरी सिस्टम को हिलाने के लिए काफ़ी थी. इन एंशिएंट टाइम एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक. पहले के ज़माने में हर विलेज का अपना एक रिपब्लिक हुआ करता था, एक अपना ही सिस्टम हुआ करता था. ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज. वो टाइम पे ग्राम पंचायत पूरी एंटायर विलेज को संभालती थी. दिस पंचायत वाज लाइक अ बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन द कंट्री, और हर विलेज की ये बैकबोन मानी जाती थी. मतलब हमारे पूरे कंट्री का बैकबोन. मतलब सब अपने अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सोल्यूशंस निकाल देते थे, स्पेशली विलेज में ग्राम पंचायत के थ्रू. This institution of the local self-rule stood their ground even during the time of the foreign invention and sultanate period, but were destroyed due to the administrative policy of British. ये फॉरेन इन्वेंटर के टाइम पे भी, मुगल के टाइम पे भी वो लोग बरकरार रहे थे, लेकिन ब्रिटिश की अलग अलग पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के कारण जैसे जैसे वो इंडिया को चला रहे थे उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होने लगी. द पॉलिसी ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर. जो कंपनी की पॉलिसी थी उसकी वजह से लोगों को इनसिक्योरिटी फील होने लगी और सस्पिशियस होने लगे, शंकास्पद होने लगे सब पॉलिसीज़ के बारे. दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इन द क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन्स फॉर एवर. सब ऐसे सोचने लगे कि जो गवर्नमेंट है वो हम लोग को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहती है और जो हमारा कल्चर है उसे दूर कर देना चाहती है हमेशा के लिए. People believe that the Indian social systems was deliberately undetermined in the railway and the military. People को लगा कि जो इंडियन सोशल सिस्टम्स है वो अनडिटरमाइन हो रही है रेलवे और मिलिट्री के फॉर्म में, जहाँ पे रेलवे और मिलिट्री में इंडियंस को इतने अच्छे रैंकिंग नहीं दिए जा रहे, इतनी अच्छी सैलरी नहीं दी जा रही है. एंड ऑर्डर वॉज पास इन द आगरा दैट एवरी इंडियन हैड टू सल्यूट द ब्रिटिश. और आगरा के अंदर एक ऑर्डर पास किया गया वो टाइम में कि हर इंडियंस ब्रिटिश को सल्यूट करेगा. If it was not done, it was considered as a crime and was liable for the punishment. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसको भारी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, पनिशमेंट दी जाएगी. As a result, there was a widespread sedimentation of anger and hatred for the British among the Indian. इसीलिए लोगों में ब्रिटिश के प्रति बहुत ही गुस्सा, एंगर आ गया. डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज देखेंगे. हमारी इंडिया की ट्रेड और इंडस्ट्री किस हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रॉय की उसके बारे में. द हैंडलूम्स ऑफ द इंडिया सप्लाई द टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ द एशिया एंड यूरोप. देखने जाए तो इंडिया की जो हैंडलूम थी टेक्सटाइल वो एशिया एंड यूरोप के मार्केट में सप्लाई की जाती थी. द ट्रेडर फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज टू कम टू द इंडिया टू परचेस कॉमोडिटी. अलग अलग ट्रेडर्स यूरोपियन कंट्रीज के इंडिया आते थे ये बाय करने के लिए. द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुल एंड कॉटन वो बहुत ही हाई डिमांड में थे यूरोप मार्केट में, क्योंकि इतनी सस्ती प्राइस में इनको कहीं नहीं मिलते थे. सॉफ्ट एंड द डेलिकेट मसलिन्स ऑफ धागा वो वर्ल्ड फेमस था. ये एक टाइप का कॉटन होता है. अपार्ट फ्रॉम द टेक्सटाइल कमोडिटी जैसे कि सॉल्ट पेट्रे, शुगर वर एक्सपोर्टेड टू द एक्सचेंज ऑफ द ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ द बुलियंस गोल्ड एंड सिल्वर. यहाँ पे हमारे यहाँ अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल सॉल्ट पेट्रे, शुगर ये एक्सपोर्ट किया जाता था इन रिटर्न्स ऑफ, उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया जाता था. The whole scenario was changed as the British was implemented. जैसे कि ब्रिटिश एंटर हुए ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया. हमारे यहाँ एक्चुअली गोल्ड आता था ये बिजनेस के थ्रू, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए वो सब चीज़ें आना बंद हो गया. द फ्लो ऑफ बिलियंस मीन्स गोल्ड एंड द सिल्वर गॉट रिवर्स, वो रिवर्स होने लगा. In beginning of the Industrial Revolution, the British took the 500 crore rupees as per the today's standard only from the Bengal during the rule. यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि उन लोगों ने जब बंगाल से शुरुआत किया था कमाना, तो वही टाइम पे वो लोग 500 करोड़ रुपीस तो ऐसे ही ले गए थे बंगाल में ट्रेड करके. जस्ट इमेजिन द वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल कंट्री. सोच लो ये सिर्फ बंगाल का नंबर्स है, पूरी कंट्री में से उन्होंने कितना लूटा होगा.
थिंग्स टू नो देखेंगे। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टुडे टू टॉक अबाउट द लैक्स एंड करोड़ ऑफ द रुपीज़। अभी हम लोग ये लैक्स और करोड़ के बारे में बात कर रहे होंगे, तो आप सोचो कि वो टाइम में वो पैसों की क्या वैल्यू होगी। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ द 1000 रुपीज़ 50 years ago. Why were the coins larger in the size those day? वो ज़माने में कॉइन्स इतने बड़े क्यों थे और उस ज़माने में ये सारे पैसों की क्या वैल्यू थी, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ के पता लगा सकते हो। With the help of a raw material produced in India, the money collected from India, the business and the industry in the England prospered. रॉ मटेरियल भी यहाँ से मिलता था, पैसे भी यहाँ से मिलते थे, तो वो इंग्लैंड में अपने आप को प्रॉस्परस किए जाते थे, उनका प्रोग्रेस होने लगा और यहाँ पे इंडिया के मजदूरों का बेहाल होने लगा। Their mill started progressing, उनकी मिल प्रोग्रेस होती जाई और यहाँ पे हम लोग डिग्रेस होते गए, हमारा यहाँ पे धंधा बंद हो गया, सब नाराज होते चले गए। The cloth manufacturing in India was imported in India without levying any duty on, as whereas there was a tax up to the 80% on the clothes manufactured in India. जो भी कपड़े इंग्लैंड से बन के आते थे वहाँ पे 0% ड्यूटी डाली जाती थी और जो इंडिया से कपड़े बाहर जाते थे वहाँ पे 80% ड्यूटी लगाई जाती थी। एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ। इसीलिए इंडिया के मार्केट में इंडिया का ही टेक्सटाइल बहुत महंगा पड़ता था। सो इसीलिए इंडिया का हैंडीक्राफ्ट मार्केट और टेक्सटाइल मार्केट सफ़र हुआ। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड द कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन, तो ये कॉम्पिटिशन में ना अटके। सो दैट इज़ वाई हमारी जो इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल है, ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग, वो टूट गई ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से। लैक्स ऑफ द स्किल वर्कर्स बिकम अनएम्प्लॉयड, और बहुत सारों के हाथ से जॉब भी चली गई और उनका बिजनेस भी चला गया। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर ऑफ द रूरल एरिया ऑफ द इंडिया बिकम पुअरर, और इस हिसाब से जो गरीब वर्कर थे वो और ज़्यादा गरीब होने लगे। सस्पिशंस अबाउट रिफॉर्म देखेंगे। ये सब चीज़ों देखने के बाद सोसाइटी में से कुछ कुछ रिफॉर्म्स पैदा होने लगे। दैट मीन्स कुछ कुछ लोग आने लगे जिसको ब्रिटिश के ये रवैये पे उनको वो नहीं मज़ा आ रहा था, तो उन्होंने उनके खिलाफ बगावत ले ली, रिवॉल्ट कर दी। When William Bentinck came to the India, liberal thinking was getting into the stronghold in England. यहाँ पे हम लोग विलियम बेंटिक के बारे में बात करेंगे। जब वो आए इंडिया में तो उनकी थिंकिंग बहुत ही लिबरल थी इंडिया के बारे में। उनकी बाकी ब्रिटिशर की कंपैरिजन में इंडिया के प्रति थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने की वजह से हमारा ग्राफ चार्ट में चेंजेस आया, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आए। दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच इंडिया। द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जब विलियम बेंटिक इंडिया में आए तो ब्रिटिशर सडनली इंडिया के लाइफ वे ऑफ लिविंग में चेंज लाने की कोशिश करते करते थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे इंडिया की लाइफ में। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स बिकम द क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म। विलियम बेंटिक्स बहुत ही फेमस रहे थे सारे ब्रिटिशर्स में, क्योंकि उन्होंने इंडिया के बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे, बहुत सारे सोशल इविल्स थे, उन्हें डिस्ट्रॉय किया था। ड्यूरिंग दिस टाइम वो बहुत ही फेमस रहे थे। इंडिया स्टार्टेड गेटिंग जॉब इन दिन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे इंडियंस को कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव में जॉब मिलने लगी। इंडियन वर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन एन कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट ऑफ लॉ में वो अपनी मदर लैंग्वेज में अपनी बातें जाहिर करने का मौका भी मिला उनके टाइम में। राजा राम मोहन रॉय एंड द अदर सोशल रिफॉर्म्स वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट टू स्टॉप द सोशल लेवल, जैसे कि सती। बेंटिंक अग्रीड टू दिस एफर्ट्स एंड उन्होंने पास किया लॉ 1829 में टू बैन दिस प्रैक्टिस ऑफ द सती। बहुत सारे रिफॉर्म्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय और बहुत सारे रिफॉर्म्स वर्क कर रहे थे हमारे सोशल इवल को हटाने का, और बेंटिक ने ये सब चीज़ें बहुत ही उम्दा तरीके से एफर्ट को समझा और उन्होंने बैन ला दिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक द सोशल रूलर ट्राई टू एराडिकेट द सोशल लेवल as per the will of the social reformer. The orthodox class witnessed these reforms with a suspicious. बहुत सारे जो पुराने थिंकिंग वाले लोग थे विलियम बेंटिक के ये सारे जो रवैये थे उनको भी शक की निगाह से देख रहे थे कि इसके पीछे भी इनकी कोई साजिश होगी। The company had passed the revolutions to spend the 1 lakh rupees every year on the education, but it was not implemented. कंपनी ने एवरी ईयर एक एस्टिमेट लाया कि वो लोग 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर इंडियन के एजुकेशन के पीछे डालेंगे। फाइनली एजुकेशन कमेटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिक, और बेंटिक के टाइम में एक कम्युनिटी फॉर्म की गई। इन ईयर 1834 लॉर्ड मैक्यूली थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद लॉर्ड मैक्यूली आए इंडिया में, उनको लगा कि शायद इंडियन को हमारी लैंग्वेज सिखाने से वो हमें समझ पाए, हम दोनों के बीच का जो गैप है वो कम हो पाए, इसलिए उन्होंने इंग्लिश स्कूल की इंडिया में स्थापना की। However, the education method advocated by Macaulay could not benefit the young, but उनकी जो मेथड थी वो यूथ के लिए थोड़ा भी फायदेमंद नहीं रही थी। India lost the advantage of acquiring the ancient knowledge
ऑफ एंड स्किल डेवलप बाय देयर एंसेस्टर। उनके पूर्वजों की स्टोरी उनको अभी नहीं सुनने को मिलती थी, उनके स्किल्स क्या थे वो उन्हें नहीं पता पड़े, तो ये यूथ के लिए कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं थे, इट्स इंस्टेड डिसएडवांटेज। The method of British education system was opposed by the number of intellectual and Mahatma Gandhi colleges to give the millions a knowledge of English to enslave them। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डिसएग्री किया ये एजुकेशन को। महात्मा गांधी ने भी बोला कि हज़ारों को एजुकेशन देना उनका यही मकसद है कि वो हमें और ज़्यादा गुलाम बना पाए उनके लिए। By receive the Indian English education, we have enslaved the nations। और उस हिसाब से वो पूरे नेशन को गुलाम बना देना चाहते हैं। लेटर द 3 यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश 1857। फिर धीरे धीरे करके 3 यूनिवर्सिटी डाली गई 1857 तक। द ब्रिटिश कुड गेट द एजुकेशन वर्कफोर्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शंस ऑफ द एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन alongside it's also developed the nationalistic thinking among the educated Indians। ब्रिटिश यहाँ पे लोगों के अंदर इंग्लिश एजुकेशन डालने में थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुए, उसके साथ उनका जो नेशनलिस्टिक थिंकिंग था वो भी बदलने में मदद रही। मैनी मशीन्स वर इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द इंडिया इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। धीरे धीरे ब्रिटिशर के टाइम में रेलवे टेलीफोन्स ये सब चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल हुई थी इंडिया में। कंसिडर द कन्वीनियंट इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द मिलिट्री, ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए उनका मिलिट्री ट्रांसपोर्ट इजी रहे इसलिए उन्होंने रेलवे की शुरुआत इंडिया में की थी, मुंबई टू ठाणे के बीच में पहले, और ये अल्टीमेटली इंडिया को ही फ़ायदा हुआ था। थिंग्स टू नो में देखेंगे। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन बॉम्बे मुंबई टू ठाणे इन ईयर 1853 CE। In order to maintain the effective control on the country to exchange the message with the neighboring territory, modern method of post and telegram were introduced in India 1854 CE। 1854 CE में ब्रिटिशर्स ने बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ बातचीत का ज़रिया थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए उन्होंने टेलीग्राम और पोस्ट जैसी सुविधा भी अवेलेबल कराई थी, जिसकी वजह से प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर साथ साथ में ग्रो अप हुए थे। These reforms were actually for the convenience of a British rule in India, but it's turned out blessing in disguise the growth of nationalism in India। देखने जाए तो ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें बनवाई थी, लेकिन अल्टीमेटली वो इंडियन के लिए फ़ायदेमंद रही। The class that acquired the English education spread headed the social reforms and nationalism in India since they were more familiar with the contemporary development in the world around। देखने जाए तो जो इंग्लिश एजुकेशन था उसकी वजह से सोशल रिफॉर्म्स और लाने में समझने में उन्हें और ज़्यादा हमारे यहाँ रिवॉल्यूशंस को इकट्ठा करने में मदद की थी, ताकि लोग वो समझ पाए कि जो कर रहे हैं वो इनजस्टिस है, और उसकी वजह से एक नया डेवलपमेंट वर्ल्ड हमारे सामने आया। पोस्ट एंड टेलीग्राम ब्रॉट अ पीपल क्लोजर। पोस्ट और टेलीग्राम से लोग और ज़्यादा नज़दीक आ गए थे और उनमें पेट्रियटिज्म की भावना और ज़्यादा ग्रो हो गई थी। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।